नहीं आती रही है। जी बोलिए जी बोलिए। जी, बाकी बता दे। दे हैव लिसन। मैंने वैसे कंप्लीट कर ली थी अपनी बात, या आई नीड टू रिपीट? ये बाकियों ने सुना जी, सबने? सबको पूरी आवाज आई, सिर्फ मेरी आवाज गायब हो गई थी। जी अच्छा जी जी, आवाज आ रही थी। अच्छा, जी चलें, सर, इनकी जबरदस्त। आवाज आ रही थी, वो हमने अच्छा बात अच्छा, सुन ली है। चलें, जबरदस्त हो गया जी। ओके, प्रोसेसिंग के ऊपर, ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग पे मोहित अहमद आप बताएंगे। जी मोहित साहब। जी सर, इसमें कि मैं एग्जांपल दूंगा, कोई भी एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल चल रहा है, उस पर हम बार बार रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, और फिर उसको हम नए सिरे से फिर मतलब कोई अगर सजेशंस आती हैं, कोई और चीज आती है, तो हम उसको बार बार जो है ना वो प्रोसेस में दोबारा ले आते हैं। उससे ये होता है कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं रहा होता। जैसे मतलब अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूंगा, अब मलिर हाईवे बन रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी। अब उन्होंने जी जी, दोबारा प्लान उसका चेंज कर दिया है, अब वो उसको सारा री रूट कर रहे हैं उसको ना। ठीक अब है। लेट्स सी कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। ये जो चीजें हैं, ये फिर वो चीज उस प्रोजेक्ट को काफी डिले कर देती है, बार बार उसकी मतलब रिकॉन्फ़िगरेशन या उसकी रीराउटिंग। बिल्कुल, अननेसेसरी वो जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स होते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन हो रही है, रोज प्रेजेंटेशन हो रही है, रोज प्रेजेंटेशन हो रही है, उसी चीज की प्रेजेंटेशन 150 लोगों को आप दे चुके हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं हो रहा, या सिग्नेचर करने में डिले हो रहा है, या ब्यूरोक्रेटिक कोई और इस तरह की ग्लिचेस हैं। ये प्रोसेस के प्रॉब्लम है। ओवर प्रोसेसिंग, आप गैर जरूरी चीजों को गैर जरूरी हद तक एनालाइज कर रहे हैं। एनालिसिस के हवाले से एक बात कहते होते हैं, और वो कहते हैं एनालिसिस करना अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस का गुलाम बन जाना, इतना ज्यादा चीजों की बाल की खाल उतारना कि काम आगे ना बढ़ सके, इसको कहते हैं पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। तो वी डोंट वांट टू बी पैरालाइज्ड ड्यू टू एक्सेसिव एनालिसिस। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ओवर प्रोसेसिंग। तो जो ओवर प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर अननेसेसरी स्टेप्स ऐड हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स ऐड हो जाते हैं, अननेसेसरी रिव्यूज। एक चीज एक दफा रिव्यू हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, फिर 32 और लोग भी आके देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्या जरूरत है? तो जो गैर जरूरी स्टेप्स हैं वो रिडंडेंट हैं, उनको निकाल दिया जाए, तो पैरालिसिस नहीं कॉज करना। तो ये प्रोसेसिंग हो गई। ओके जी। यासिर खान, आपकी तरफ आता हूं। रीवर्क के हवाले से आपकी क्या राय है? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। रिवर्क सर, कॉमनली होता ही है कि आपका चूंकि स्कोप प्रोजेक्ट का फाइनलाइज नहीं हुआ होता, और वो काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज होती हैं, जिसकी वजह से आप एक स्पाइरल में चल रहे होते हैं। बार बार वो करेक्शंस आ रही हैं, स्कोप चेंज हो रहा है, गलतियां आ रही हैं, उसको ठीक किया जा रहा है, और वो अननेसेसरी आपका ओवरहेड और आपकी जो कॉस्ट है वो आपको बेयर हो रही है, और सारी सर आपकी मैं जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट एक लाइव एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ प्लीज? श्योर श्योर श्योर। मैं रिसेंटली ईद से कुछ अर्सा पहले हमारे पास हमारे एरिया में कुछ सीडीए की टीम्स आजकल काफी चूंकि एक्टिव हैं, काम शाम कर रही हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया। हम लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये शुक्र है रोड बनना शुरू हो गया। तो मैंने उनसे उनके सीनियर के साथ मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि यार यहाँ पे तो मैंने सुना था कि आपने वाटर सप्लाई की लाइंस वगैरह के ऊपर भी काम करना है, तो आप ये रोड बना रहे हैं, इसको हम अप्रिशिएट तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या वो वाटर सप्लाई की फिक्सेशन पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? उन्होंने कहा ये मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। एनीवेज, वो तो शाम को अपना रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एप्रिसिएशन लेके चले गए। बिल्कुल डाउन द रोड 10 दिन, एग्जैक्ट 10 दिन के बाद वहां पे वाटर सप्लाई वाले आए और उन्होंने आके दोबारा से जगह जगह पे डिगिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो बिल्कुल हमने इनके रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को बुलवाया, हमने उनसे कहा कि भाई ये आप दोबारा क्या काम कर रहे हैं? अगर आपने ये काम करने थे तो कोऑर्डिनेशन आपने पहले करनी थी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और आप पहले इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लेते। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल। जी कोई बात नहीं, हम दोबारा कारपेटिंग करवा देंगे। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो दोबारा कारपेटिंग तो चले हो गई, हमारा काम तो चल गया, लेकिन वो जो रीवर्क हुआ उसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, एफर्ट्स भी यहाँ इंक्रीज हुई, और ये अननेसेसरी जो है वो ओवरऑल जो है वो उसी टैक्स मनी से उन्होंने वो जो है वो अननेसेसरी रिसोर्सेज की कंजम्पशन में उसको यूज कर लिया। आप इस बात को यहाँ रियलाइज करेंगे कि ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, ये आपस में भी रिलेटेड हैं।
ये आपस में भी रिलेटेड है। जब आप रीवर्क कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी बार बार चल रही है, इन्वेंट्री भी जो कहीं पे रखी हुई है आपने उसको सही तरह आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वेट टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब आपने इंतजार ही नहीं किया, आपने कोऑर्डिनेट ही नहीं किया चीजों को। तो ये सब चीजें एक दूसरे से किसी न किसी जगह पे जुड़ती हैं। तो अगर मैं एक गलती निकालूं तो दूसरी गलती भी उससे दुरुस्त हो जाएगी। जब आप रीवर्क करते हैं तो आपके बहुत से दूसरे वेस्ट भी उससे रिड्यूस होते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि गलती होगी ही नहीं। करेक्शन बिल्कुल जायज है, अगर कहीं कोई गलती हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए रीवर्क किया जा सकता है, लेकिन बार बार वही रीवर्क किया जाए जो 100 दफा आप गलती पहले कर चुके हैं, तो फिर आप ये कसूर आपका है। Why are you doing something which you have already learned? अब सीडीए वालों ने ये बात तो कई दफा लर्न कर ली होगी कि यार ये तरीका सही नहीं है, हमें पहले कोऑर्डिनेशन मीटिंग करनी चाहिए, उन चीजों के लिए जगह रखनी चाहिए, पहले से उनके पाइप नीचे नीचे दफन किए जाने चाहिए और उसके बाद आप अपना काम आगे का शुरू करें। खैर, एनीवेज दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जी आप कंटिन्यू करें जी। यासिर बोलिए। जी, ऑलमोस्ट इन्हीं लाइंस पे मैं बताना चाह रहा था कि आपकी जो रीवर्क्स हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको इनकर हो सकती हैं, जिसमें आपकी प्लानिंग की जो का जो फुकदान होता है उसकी वजह से आपको सारी चीज़ें बार बार करनी पड़ रही हैं और आपको वो एक कॉस्ट भी हिट हो रही है। तो उस वजह से एजाइल मॉडल आपको ज़्यादा जो उसकी बिल्कुल बिल्कुल गाइडलाइंस हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं कि टू मेक श्योर कि आपकी तमाम तर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हों और एफिशिएंटली बिल्कुल बिल्कुल यूटिलाइज हों वेल फॉर द बेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड काम होगा तो रीवर्क नहीं होगा। अगर आपने जो गलतियां की उनका रिकॉर्ड रखा होगा तो वो गलती जब दोबारा होगी तो हमें उस वक्त वो गलती होनी ही नहीं देनी चाहिए, तो इस तरह आपका रीवर्क कम हो जाएगा। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जी रीवर्क से हम बहुत सी बचत कर सकते हैं, रीवर्क को बचा के। अगला है जी मोशन। रजिया मीर आप कुछ हेल्प करेंगी हमारी? जी सर, मोशन का वेस्ट हम इस तरह से कम कर सकते हैं कि जो भी हमारी मतलब एक डायरेक्शन में जो जितनी हमारी एफर्ट हो हम उसको एक ही दफा में कर लें, हमें उस डायरेक्शन में बार बार ना मूव करना पड़े। अपने वर्क के लिहाज से मैं इस तरह से एक एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल मेरा किसी एक एरिया में सिटी के जो है ना मेरा कोई एक काम है जो मैंने अपने किसी स्टाफ को साइन किया हुआ है और वो मॉर्निंग के टाइम में वो जाता है इस काम के लिए और उसी एरिया में अगर उसी डायरेक्शन में इवनिंग के टाइम में भी कोई और एक्टिविटी है तो मुझे उसको इस तरह से प्लान करूं कि बजाय मैं मुझे 2 दफा जो है ना अलग अलग बंदे वहां पे भेजने पड़े, मैं इस तरह से उसको प्लान करूं कि जो बंदा इवनिंग के मॉर्निंग के टाइम में जाए तो उस काम को खत्म करने के बाद वो दूसरे काम को भी कर ले, तो इस तरह बिल्कुल से जो है सही, ना वो मोशन का जो वेस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने एक कार्टून सा देखा था, ये बिजनेस के हवाले से बना हुआ कि जी एक आदमी एक गाड़ी चला रहा है और वो बड़े जी मजे से चला जा रहा है। एक और बंदा आता है, कहता है यार तुम्हें कोई मदद चाहिए? वो कहता है जी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लग जाता है। बहुत अच्छा हो गया जी। थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। मतलब क्या हुआ, गाड़ी का वजन बढ़ गया, चलाने वाला एक ही है। फिर एक बंदा आता है जो गाड़ी को धक्का देता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एफर्ट बढ़ गई। तो ये है मोशन कि जनाब आप सही डायरेक्शन के अंदर उस चीज को पुश करें, आपकी सारी एफर्ट एक डायरेक्शन के अंदर हो। बिल्कुल सही आपने जो एग्जांपल दी रजिया वो बिल्कुल सही है, वो एग्जांपल भी। लेकिन एट द सेम टाइम कि ऐसा ना हो कि आपने एक से ज्यादा आदमियों को एक ही काम करने को दे दिया हो। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफर्ट हम करते हैं, गलती बहुत ज्यादा करते हैं और वो काम अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी अपनी तरफ उसे खींचने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली वो काम वहीं खड़ा रह जाता है और वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। ये जनाब हमारे 7 वेस्ट तो ये हो गए जो ट्रेडिशनली मशहूर 7 वेस्ट हैं, वो ये हैं। अब जो एक नया वेस्ट है
जिसको हम 8th वेस्ट कह रहे हैं, वो है इंटेलेक्ट। और इस पे मैं राय चाहूंगा फरीन कमाल की। जी फरीन कमाल। फरीन कमाल आप हैं? कलसूम सर मैं राव। कमेंट कर सकता हूँ इस पे फिलहाल? जी जी कर दीजिए। अच्छा, इंटेलेक्ट में मैं ये कहूंगा हमारे पास एक रिसेंट सिचुएशन आई कोविड की। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर मार्च के अंदर हमारे वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रेटजीज जो हम एग्जीक्यूट कर दी गई, अनाउंस कर दी गई, और हम लोगों को कहा गया कि जी आप लोग घरों से अपना काम करें। इसमें समटाइम्स ज़रा मैं अपने स्पेसिफिक टू माय डिपार्टमेंट में एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एक तो तरीकाकार ये था कि हम लोग यूजुअली अपने पास जो चेंज एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यूज करते थे अहेड ऑफ पुटिंग एनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और एनी ऑपरेशनल बिग रिक्वायरमेंट टू द प्रोडक्शन, हम लोग प्रॉपर एक रिव्यू मीटिंग करते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि हम लोग उनको अपने पास मीटिंग रूम्स में कॉल इन करते थे, उनसे इन पर्सन डिस्कशंस करते थे, कंक्लूड करते थे। हाँ तब फिर दोबारा हमने देखा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हमने ऑनलाइन सेटअप्स ऑर्गेनाइज किए। जी ऑनलाइन सेटअप में हम लोगों को बेनिफिट ये हुआ कि एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें वर्चुअली तमाम प्रेजेंस जो है वो अक्रॉस नेशन वाइड टीम्स, हम लोग उनकी प्रेजेंस को मेक श्योर करते थे, और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करने के बाद हम लोग अपने पास उसकी रिव्यू मीटिंग्स करते थे। इससे हम लोगों ने देखा कि इवन ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड हम लोगों ने अपने टाइम यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर कर ली। बहुत बेहतर। वही एक काम जिसके लिए हम दिन में शायद 2 मीटिंग्स कर सकते थे, वो दिन में हम लोग 7 and 8 मीटिंग्स में चले गए, और उसमें हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो अक्रॉस नेशन वाइड हम लोगों ने इंश्योर करना शुरू कर दी। बिकॉज इस चैनल के थ्रू हमारे इस इंटेलेक्ट के थ्रू, इस यूटिलाइजेशन के थ्रू हमारा जो टाइम फेलियर था, जो हमारी कंजम्पशन थी रिसोर्सेज की, वो लिमिटेड हो गई, और हमने अपनी पीपल मैनेजमेंट को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसने अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की सक्सेस में मजीद कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी शुरू में मेरा ख्याल किसी ने ये पॉइंट भी उठाया था कि कोविड आने की वजह से हम खुद ब खुद कुछ एजाइल तो पहले ही हो गए, और वो ये उसी के फ्रूट्स हैं जो आप रीप कर रहे हैं। कि पहले हम शायद जैसे आपने कहा कि नेशन वाइड एक कोलैबोरेशन बन गई जो पहले कभी बनी ही नहीं थी, पहले कभी बनी ही नहीं थी। ऑफिस के अंदर शायद कोई कोलैबोरेशन होगी तो होगी, लेकिन नेशन वाइड कोई कोलैबोरेशन शायद आपकी इस तरह की, इस लेवल की नहीं बनी होगी जो कि अभी बनी। तो सारे रिसोर्सेज की ऑप्टिमम टैलेंट यूटिलाइजेशन और रिसोर्स के टाइम की यूटिलाइजेशन, कि वो सही वक्त पे सही काम कर सके और वो आपस में उनको कोऑर्डिनेट भी करा दिया जाए। और अगेन मैं यही कहूंगा कि जब आप ये काम करेंगे तो आपका रीवर्क भी तो बचेगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी तो बचेगी, आपकी ओवर प्रोडक्शन भी तो कम होगी। ये आपस में लिंक्ड है। ये जितने वेस्ट हैं, अगर आप एक को दुरुस्त करते हैं तो दूसरे पे भी उसका कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। और अगर मैं इस तरह से अपने अपने ऑफिस में, आप अपने अपने कामों में अगर इन वेस्ट को मद्देनजर रखें, तो मतलब यूं समझ लीजिए कि ड्रास्टिकली यू कैन रिड्यूस द टाइम, और आपके रिजल्ट्स पहले से बेहतर होंगे और टाइम कम लगेगा। वो जो एग्जांपल 9 घंटे से 5 घंटे में आने वाली थी, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। और वो तो खैर आपने एक प्रोजेक्ट कोर्स के अंदर किया था, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिकली अपने ऑफिस के अंदर इन वेस्ट को अप्लाई करें, लीन को अप्लाई करें, इन अदर वर्ड्स, जिसका मतलब ही है वर्क इन प्रोग्रेस को रिड्यूस करना, वेस्ट को कम करना। ठीक है जी। तो आपको मैंने ये टर्म पहले बोली थी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है उतना ही काम किया जाए जितना हमारे अंदर करने की अहलियत है। अपने डोंट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू। जितना खा सकते हैं उतना चबाएं, उस ज्यादा मुंह भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट। एफिशिएंसी उस वक्त है कि जब आप अपनी अहलियत, अपने टैलेंट, अपनी हैसियत के मुताबिक काम उठाएं, और उतना ही काम उठाएं जितना आप कर सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट। खैर आगे चलते हैं जी। ये चीज तो वही तकरीबन रिवाइज कर दिया हमने जो पहले डिस्कस किया था।
लेट मी एक अच्छा सर, इसमें एक एग्जांपल गोइंग बैक टू वेटिंग एंड इन्वेंटरी मैं देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, उसमें ऐसा है कि कुछ अर्सा पहले मैं एक ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें बोइंग जो कंपनी जहाज बनाती है बोइंग, उनका एक प्रोडक्ट मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका इंटरव्यू था। अच्छा, वो उसमें बड़ी मेरे लिए बड़ी एक चंभे वाली चीज़ थी, एक नोटिसेबल चीज़ थी कि जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जो भी प्लेन बन रहा होता है अंडर मैन्युफैक्चरिंग होता है, अब उसके ज़ाहिर है उसके वेंडर्स होते हैं, उसके कुछ वेंडर्स होंगे जो कि विद इन यूएस हैं, कुछ वेंडर्स आउटसाइड भी हैं, यूरोप में हैं, बाहर बाकी दुनिया में भी हैं, तो उनका चीज़ों का कुछ ना कुछ उनका सामान यानी मैन्युफैक्चरिंग जो का सामान जो है वो आ रहा होता है। तो उसमें व्हाट ही सेड इसके जो भी जहाज अंडर मैन्युफैक्चर्ड होता है उसका कोई भी, जब उसकी जो स्टेज आती है, जो भी उसकी प्रोडक्शन की किसी भी चीज़ की, उसका सामान ठीक 3 दिन पहले हमारे पास पहुंचता है। जी जी दिन पहले पहुंचेगा। अच्छा, वो उसने ना फिर एक एग्जांपल तौर पे ना उसने डेट बताई। वो कहता है कि लेट्स से कोई उसने ना 2-3 साल के बाद की, कहता है कि अगर जो इस दिन जो जहाज कंप्लीट होगा, जो भी प्लेन कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगा, कंप्लीट होगा, उसकी किस चीज, कौन सी चीज कब आनी है, उसकी मैं एग्जैक्टली वो डेट बता सकता हूँ। That was a very good example as far as relating to inventory management and waiting जो उसका टाइम है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, ये जरा ये मेरी स्लाइडें आगे पीछे हो गई हैं, मैं उनको ठीक कर लूं। ओके जी, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये आपको कौन सी स्लाइड आ रही है। टेक्स्ट स्लाइड आ गई जी? नो सर, अभी आ गई है जी, एजाइल मेथड। जी जी एग्जैक्टली। तो लीन के बारे में, वेस्ट को तो हमने बात कर लिया। अब इन वेस्ट को मद्देनजर रखें कि ये वेस्ट हैं जिनको रिड्यूस करना है, और इसके लिए हमें कोई तरीका सोचना पड़ेगा। आप ये देखते हैं कि हमें यहाँ लीन को दुरुस्त करने के लिए एक आइटरेटिव मेथोडोलॉजी की जरूरत है, और ये मेथोडोलॉजी जो है ये दरअसल एजाइल से पहले मार्केट में एग्जिस्ट करती थी, या जिसने अपनी पीक पकड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टोयोटा में और बाकी जगहों पे। इसका जो फोकस है वो ये है कि कस्टमर को वैल्यू जो मिलती है, कस्टमर जिस चीज को वैल्यू करता है वही वैल्यू है। फजूल की चीजों को वैल्यू मत दें कि जी मैं अपने हिसाब से, पीटीसीएल में आप बैठे हुए हैं, आप कहने जी मेरे हिसाब से तो ये चीज ऐसे होनी चाहिए। भाई आपका ख्याल अ, गैर जरूरी है अगर कस्टमर का ख्याल नहीं रखा तो। जिसके लिए काम कर रहे हैं उस कस्टमर को जो चीज चाहिए अगर आप वो प्रोवाइड करेंगे तो आप वैल्यू स्ट्रीम डेवलप करेंगे, मतलब आप एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे। गैर जरूरी जो वैल्यूज हैं वो निकाल दें, और कस्टमर इज द बॉस वाली बात को कंसिडर करते हुए वैल्यू टू द कस्टमर आपने देनी है। तो इससे फिर आपका वैल्यू स्ट्रीम डेवलप होगी। कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखें मिसाल के तौर पे आप लोग पीटीसीएल में लोगों को क्या सर्विस दे रहे हैं, आप उनको टेलीफोन दे रहे हैं, आप उनको इंटरनेट दे रहे हैं, जो भी है। अब आप जितनी भी आपकी एफर्ट है आपके ऑफिस में, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी जितनी भी वर्किंग है, दैट इज एक्चुअली डिजाइंड अराउंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर से पूछें कि भाई आपको क्या चाहिए, और जो चीज कस्टमर सबसे ज्यादा वैल्यू करे उनके हिसाब से अपना वैल्यू स्ट्रीम बनाएं। आपको ये मैंने एजाइल में भी बात की थी कि हम एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाते हैं, उसको इस तरह से प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू आइटम्स टू द कस्टमर और स्टेक होल्डर आर केप्ट ऑन टॉप, और हम वही काम करते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू के हैं।
और इस तरह हमारा वैल्यू स्ट्रीम जो है वो डेवलप होता है। तो हम बेहतरीन तरीके के साथ मोस्ट एफिशिएंटली हम वैल्यू डिलीवर कर सकेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि इट इज ऑल अबाउट द कस्टमर। तो मेन प्रिंसिपल्स जो लीन के हैं, एक तो जैसे हमने अभी बात की कि वेस्ट को खत्म करने से बेइंतहा फायदा होता है। दूसरी एक चीज कि जो आपका स्टाफ है उनकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, जो उनकी कॉम्पिटेंस इनहांस या इंक्रीज करनी है, जो काम वो करते हैं उन्हें उस काम का आना जरूरी है। ये एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग जो कि आप लोगों की होती रहती है, तो वो ट्रेनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मुझे नजर आ रहा है जिस तरह पीटीसीएल एकेडमी आप लोगों की इतनी सारी, आपको सिक्स सिग्मा की भी सर्टिफिकेशंस करवाई, आपको ये भी पढ़ाया वो भी पढ़ाया, फिर पीएमपी भी पढ़ा रहे हैं, एसीपी सब कुछ। तो इसका मतलब है कि विल तो है, और आप में भी अगर सीखने की विल है तो हमारी लर्निंग एम्पलीफाई हो जाएगी। तीसरा आइटम इसमें है डिसाइडिंग एज लेट एज पॉसिबल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवन हु कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। आपने पढ़ा होगा ये लीन में जब सिक्स सिग्मा पढ़ा था, तो ये डिसाइडिंग एज लेट एज पॉसिबल का क्या मतलब है, इसके ऊपर रोशनी डालें। कौन बताएंगे जी? अहमद खुर्रम रफी साहब। जी सर। एज लेट एज पॉसिबल, इसको कैसे आप तशरीह करेंगे? सर एज लेट एज पॉसिबल की वो चीज जितनी आप उसको डिले कर सकते हैं उतने डिले के ऊपर डिलेड डिसीजन लें। अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में क्लियर नहीं है तो आप उसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल जितना वेट कर सकते हैं उसका वेट करें जब तक आपको मैक्सिमम क्लैरिटी ना आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात की है कि एक चीज जिसमें इबाम पाया जाता है, जिसमें अनसर्टेनिटी है, उस पे ज्यादा टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। उस चीज के लिए इंतजार किया जा सकता है, उसकी क्लैरिफिकेशन का। क्यों? वही बात है कि जैसे वो सीडीए वालों ने पकड़ के उन्होंने कहा जी हम तो सड़क बना के जा रहे हैं, दे डिड नॉट वेट, they did not delay the decision before they could have coordinated with other services. So इस तरह के डिसीजंस को जितना लेट किया जाए उतना बेहतर है। लेकिन लाजमी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बस इसको आप क्या कहते हैं बिल्कुल ही भूल जाएं। आप उसको एक हद तक डिले करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई इम्कान नहीं है किसी और चीज के बीच में इंटरफियर करने का, तो फिर आपको फैसला लेना पड़ता है। लेकिन उसको चांस जरूर दें, ज्यादा जल्दियां ना दिखाएं, ज्यादा बहादुरियां ना दिखाएं कि मैं तो अपना काम करके फारिग हो जाऊं, बाकी जाएं भाड़ में। ये वो वाली मेंटेलिटी है कि सड़क बना दो, बाकी जिसका काम होगा वो तब देख लेगा। वाई कांट यू कोऑर्डिनेट? यू कैन डेफिनेटली कोऑर्डिनेट। अगला पॉइंट है जी डिलीवरिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। इसको कौन डिस्क्राइब करेगा जी? असद अनवर शाह। जी असद साहब। डिलीवरिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, ये भी वाजे है। वैसे हम इसके ऊपर बातें करते आए हैं लेकिन हमने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। असद आप हैं यहाँ? ओके, जिया साहब, जियाउल हक साहब। जी जियाउल हक साहब। असद अनवर शाह, जियाउल हक साहब, आप दोनों एब्सेंट हैं या क्या? मौजूद ही नहीं है। एनीवन एल्स? जी बोलिए। सर इसका बेसिकली मतलब यही है जो हमने एजाइल के अंदर बात की थी कि जो चीज जो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है उसको हम जी पहले डिलीवर करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है उसी से बिल्कुल सही बात कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं आपके, उनको जल्द अज जल्द अचीव करें, और ऐसी चीजें जिनमें अभी इल्हाम है उनको, उनके डिसीजंस को, उनकी प्लानिंग को एज लेट एज पॉसिबल करें। आई होप कि ये दोनों जो जो डेफिनेशंस हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। डिसाइडिंग
as late as possible and delivering as fast as possible. इन दोनों टारगेट्स को ध्यान में रखिए। फिर जनाब फिर वही डेलीगेशन की बात आ गई, एम्पावरिंग द टीम। ये सारे लीन के असूल हैं जो कि हम एजाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखें आपके एजाइल का भी रंग निखर जाता है और आपको जैसे कहते हैं रंग चौखा होता है। तो दोनों को जब मैरी अप करते हैं तो आपको बेइंतहा फायदा। एम्पावरिंग द टीम, जब मैं वेस्ट रिड्यूस करने की, एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो व्हाई कांट आई गिव द ओनरशिप ऑफ द जॉब and the complete delegation to the people who are responsible to do it. पता लगता है हुक्म बहुत ऊपर से कहीं से आ रहे हैं और नीचे वाले जो हैं वो रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब भी कोई गड़बड़ होती है तो फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है, ये हुक्म तो ऊपर से आया था, ऊपर वाला कहता है ये तो उसने किया था, नीचे वाले ऊपर को फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, ऊपर वाले नीचे की तरफ कर रहे हैं और ये एक साइकिल बन गया। This continues. So when you empower your team, the team is answerable itself because you are not interfering in their decisions. इस तरह से उनको ओनरशिप लेने का भी मौका मिलता है और वो अपना बेहतरीन जो क्या कहते हैं एफिशिएंसी दिखा सकते हैं और दिखाना चाहते हैं। ये मैं बात आपको पूरे यकीन के साथ कह दूं कि ये बात नहीं है कि पाकिस्तान में लोग ही ऐसे होते हैं, यहाँ तो ना माहौल ही ऐसा है, यहाँ तो सिस्टम ही खराब है। बिल्कुल सब की सब बकवास बातें। आप कोशिश करें, आप डेलीगेशन को, एम्पावरमेंट को करके देखें, आप ये देखेंगे कि किसी भी इन्वायरमेंट में नो मैटर कितनी करप्शन है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, लोगों के एटीट्यूड्स क्या हैं, मगर आपको परफॉर्मेंस उभरती हुई नजर आएगी जब आप लोगों को एम्पावर करेंगे। मैंने जैसे पहले भी शायद एग्जांपल दी थी, मैंने ऐसे बॉसेस को देखा है जो निहायत निकम्मे तरीन जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी एनॉर्मस काम करवा लेते हैं। वो कैसे करवा लेते हैं? पुचकार के, पैट करके, उसको कहते हैं अच्छा तुम बताओ तुम क्या काम करना चाहते हो, किस चीज में तुम बेहतर हो, उसको क्या कहते हैं इंडिविजुअली वो काम सौंप देते हैं और फिर वो बंदा उसका जवाबदेह हो जाता है। तो ये जनाब एम्पावरिंग द टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर आप एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास दुनिया के बेहतरीन लोग हों, आम आदमियों से हम बेहतरीन जो कहते हैं ना कि चैंपियन टीम वाला काम करवा सकते हैं। आई होप मेरे इस पॉइंट के साथ आप लोग एग्री करेंगे। एनीबॉडी हु वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू एम्पावरिंग द टीम? जी जनाब, एनीवन? जी मुस्तफा। इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि अगर आपकी टीम को आप एम्पावर करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। और अगर कोई बंदा काम करना चाहता है और उसको आप क्या कहते हैं डिसीजन दें कि साइड पे आप खड़े हैं और आप अपने डिसीजन लें और उसको पॉजिटिव डिसीजन हो, तो आपकी लाइफ भी आसान होती है। आपको हर छोटी चीज में जाके डिसीजन नहीं देना पड़ता। बिल्कुल, वो आपका बंदा जो साइड पे खड़ा है वो खुद डिसीजन लेके उसको काम को क्लोज करवाएगा और आपकी जिंदगी आसान होगी। बिल्कुल, आपकी टारगेट जल्दी अचीव हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ज़हन में रखिएगा, यू डोंट हैव टू बी अ माइजर। इफ योर टीम, एनी पर्सन फ्रॉम योर टीम हैज परफॉर्म्ड वेल, तो जरा दिल खुला करें यार, उसकी दिल खोल के तारीफ करें, सबके सामने तारीफ करें। यकीन कीजिए आपका कुछ नहीं घिसने वाला, वो आपकी पोजीशन पे आके नहीं बैठ सकता। आप उसको पूरी इज्जत दें, फिर देखें उसकी परफॉर्मेंस। जरा सी अच्छी चीज करता है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। एम्पावरिंग से एक और बड़ा फायदा हो जाता है टीम में कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल टीम का बहुत बढ़ जाता है। और उसके अलावा एक और चीज होती है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी जबरदस्त हो जाती है कि जब बंदा एम्पावर्ड फील करता है तो वो जाहिर है अकॉर्डिंगली फिर कंट्रीब्यूट भी उसी तरह टीम में करता है। और उसमें आपकी जितनी लोगों को पता है हमारी सुनी जा रही है, लोगों को पता है हमारी सुनी जा रही है और जो हम कहते हैं वही होता है। अगर टीम मेंबर्स को इस बात का एहसास हो जाए और यकीन हो जाए
तो फिर उनकी परफॉर्मेंस को तो आप चार चांद लग जाएंगे। तो जनाब ये जो जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मैं आपको जाती तौर पे इसका यकीन दिलाता हूं कि बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान में चलेगा। जी मोहित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहित अहमद। जी सर, एम्पावरिंग द टीम में एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जी जी। अगर हम अपनी टीम को एम्पायर करेंगे, किसी स्पेसिफिक पर्सन को टीम में एम्पायर करेंगे, तो बेसिकली वो हमारा सक्सेसर भी बन रहा होता है ना। कहीं हम आगे मूव कर रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, हाँ तो कई दफा ये होता है कि हमारे प्रमोशन रुक जाते हैं कि भाई आपके पास तो अल्टरनेट नहीं है, हमारे आपको किसको हम आपको चाहते हैं, किसको हम करेंगे। ये तो आप हमारे सक्सेसर ही बना रहे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अपने साथ। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा ड्रामा है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर मैंने नीचे से किसी को एम्पावर कर दिया और वो ऊपर आ गया तो शायद मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। ये इनसिक्योरिटीज इसलिए होती हैं, माजरत के साथ, कि वो बंदा जो ऊपर बैठा है वो खुद इनकॉम्पिटेंट होता है, जब तब उसको ये इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मेरी सीट मेरे से निकल जाएगी। जब एम्पावरमेंट का पूरा माहौल पूरे इदारे में होगा तो ये आप देखें कि बिल्कुल ये स्टॉपेजेस नहीं आए। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो हम लोगों ने खुद से क्रिएट की हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई काम करना आता है, आप दूसरे बंदे को सिखाते नहीं है कि यार इसको आ गया तो ये औरों को बता देगा, पता नहीं फिर मेरे से कोई पूछने नहीं आएगा। जबकि हमें ये बात समझ नहीं आती कि इल्म वो वाहिद चीज है जो बांटने से बढ़ती है। मतलब जो बांट रहा होता है उसका इल्म बढ़ता है जब वो इल्म बांट रहा होता है। ठीक है जी। अगर वो ना बांटे और अपने तक महदूद करके रख ले तो इसका क्या होगा कि उसको जंग लग जाएगा और वो कुछ चीजों को एनहांस नहीं कर सकेगा। अभी आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत हो रही है, आपसे मैं बात पूछता हूँ, आप एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट देते हैं जो मेरे जहन में भी नहीं था, जबकि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। आप मेरे से भी अच्छा पॉइंट दे रहे हैं। अब वो पॉइंट शेयर हो गया, ना सिर्फ मुझे पता चल गया, मैं तो एजुकेट सबसे ज्यादा हो रहा हूँ। आप सबकी बातें अच्छी अच्छी वो मैं नोट कर रहा हूँ, अगली दफा मैं कहीं बोलूंगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है कि आपका नॉलेज इंटरचेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई यूनिक आइडिया हर बंदा लेके आ रहा है, लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो आपके दिमाग की तहों में छुपे हुए थे और आप बोल नहीं पा रहे थे, उसको दूसरे बंदे ने बोल के आवाज दे दी। दिस इज व्हाट वी रियली वांट। आप उस इंटेलिजेंस को इन्वोक कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, आप उसके अंदर करंट दौड़ा रहे हैं उस बंदे के दिमाग के अंदर कि भाई सोचो, करो। सो दिस इज एम्पावरमेंट। आई होप हम सब इस बात को काफी हद तक समझ गए। अब मुझे ये बताइए, अगला पॉइंट कौन डिफाइन करेगा? बिल्डिंग इंटेग्रिटी इन। जी बताइए, वॉलंटियरली कौन बताना चाहेगा? बिल्डिंग इंटेग्रिटी इन। ये वही जो ऑनर कोड वाली बात कर रहा है यहां पर। ऑनर कोड, ऐसा माहौल तरतीब दें कि लोगों में इंटेग्रिटी हो, आपके टीम के हर फर्द में, आपके इदारे के हर फर्द में उसकी जात में बिल्ट इन हो इंटेग्रिटी। झूठ कोई ना बोलता हो, ठीक है जी, डिसऑनेस्टी ना हो, और जो जो भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये वैल्यूज होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं वो बदरजा अतम हर एम्प्लॉय के अंदर पाई जाती हो, नो मैटर वो कितना जूनियर या कितना सीनियर ही क्यों ना हो। बिल्डिंग इंटेग्रिटी इन, इसके लिए भी हमें वही एम्पलीफाई लर्निंग करनी पड़ती है। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ लोगों में ऐसा कल्चर नहीं है, तो फिर आप एम्पलीफाई लर्निंग में जाएं और लोगों के लिए इस इंटेग्रिटी के ऑनर कोड के कोर्सेज रन करें। देखिए, आपने ये कल्चर कल्टीवेट करना है। मैंने पीटीसीएल एकेडमी में मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैंने वहां देखा कि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा कि जी हमने ये चीज लोगों में डालनी थी और उसके लिए हमने फिर इस तरह हमने एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया और ये कोर्स था और उससे ये नताइज हासिल किए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड।
अगर आपने इंटेग्रिटी डालनी है अपने एम्प्लॉयज में और सब में डालनी है, तो सबको आपको एक ट्रेनिंग साइकिल से गुजारना पड़ेगा, और ना सिर्फ ट्रेनिंग साइकिल से गुजारना पड़ेगा बल्कि उसके बाद फॉलो ऑन एक्टिविटीज होंगी जिसमें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर उनका चेक किया जाएगा कि वो अब उनमें इंटेग्रिटी कितनी आ गई है। ट्रेनिंग दे देना काफी नहीं होता, ट्रेनिंग के बाद ये इंश्योर करना कि ये जो सीख के आया है क्या ये उसको अप्लाई भी करता है कि नहीं करता है, और अगर नहीं करता तो फिर कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरे साथ एक और कोर्स हो रहा है, उसके अंदर एक एरिक्सन का लड़का है, और उसने एरिक्सन का आपको मैं बता दूं कि बहुत ही आला सिस्टम है, बहुत ही आला सिस्टम है ये जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग्स और लर्निंग और ये सब कुछ होता है, उसमें हर बंदा खुद अपने आप को सेल्फ असेस कर सकता है, और हर बंदे को 3 कोर्सेज करने हर साल में जरूरी हैं। तो वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है और फिर बताता है कि मुझे कौन कौन से कोर्स चाहिए। जो बंदा कहता है मैंने ये कोर्स करना है वो उसको मिलता है, मतलब उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उनकी वेबसाइट के ऊपर एक क्या कहते हैं वो स्टोर बना हुआ है, वो उस स्टोर में जाकर वो उस स्टोर में जाकर अपना कोर्स सिलेक्ट करता है और उसको अप्लाई करता है, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये कोर्स ऑप्ट किया है और इसने इस तारीख को जाना है। वो खुद ब खुद उसे स्पेयर कर देते हैं, खुद ब खुद उसकी जो इंतजामात हो जाते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ये नहीं कि आपको 10 दफा कभी इधर भागना पड़े कभी उधर भागना पड़े। ब्यूरोक्रेसी खत्म, नो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स, ऑटोमेटिक। एचआर वाला भी कुछ नहीं कर रहा, एचआर वाले ने एक सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम पे इदारा चलना शुरू हो गया। एचआर वाले का काम ही कोई नहीं है, ऑटोमेटेड वर्क हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन एम्पलीफाई लर्निंग एंड बिल्ड इंटेग्रिटी इन। और फिर हर बंदे को ये सारी चीजें जो हैं एज अ होल देखने की सलाहियत होनी चाहिए। सीइंग द होल पिक्चर, बिग पिक्चर क्या है, इसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, मिशन है, स्ट्रेटजी है, जो भी मकासद हैं, डायरेक्शन है, वो सब लोगों के साथ शेयर्ड हो, सारे लोग उसको वॉच फॉर करते हों और उसके ऊपर चलते हों और उसको समझते हों, तभी तो उसके मुताबिक इंटेग्रिटी आएगी, तभी तो उसके मुताबिक आप सब कुछ कर पाएंगे। तो एक लीन ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, इन पे चलना बहुत जरूरी है। एलिमिनेट वेस्ट, जिसके मैंने आपको 8 वेस्ट बताए। एम्पलीफाई लर्निंग, जितना लेट पॉसिबल हो सके जो मुहिम चीजें हैं, अनसर्टन चीजें हैं, उनको उतना डिले कर लिया जाए, और वैल्यू वाले आइटम एज फास्ट एज पॉसिबल दिए जाएं, डिलीवर किए जाएं, टीमों को एम्पावर किया जाए, इंटेग्रिटी लोगों में पैदा की जाए, और लोगों को एज अ होल पिक्चर देखने का अंदाजा होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत एम्पली लीन को डिस्कस कर लिया, उसके 7 प्रिंसिपल्स को। लीन जब आप उस पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको 7 वेस्ट आपको पता है, सारा कुछ पता है, तो लीन एलिमिनेट्स वेस्ट थ्रू सच प्रैक्टिसेस एज सिलेक्टिंग ओनली द ट्रूली वैल्यूएबल फीचर। जो हमने कहा ना वैल्यूएबल, आपने कहा जी एज सून एज पॉसिबल, तो एज सून एज पॉसिबल में तो हाईएस्ट वैल्यू आइटम पहले करेंगे, तो वो फीचर जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अच्छा, ये एजाइल की खूबसूरती नहीं है, ये लीन की खूबसूरती है। एजाइल तो कहता है जल्दी करो, लीन कहता है अच्छा करो और गलती ना करो, वेस्ट ना करो। तो इसका मतलब है लीन और एजाइल मिलके एजाइल की बिग पिक्चर बनती है। तो जो आपकी ट्रूली वैल्यूएबल फीचर्स हैं उनको पहले किया जाए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए और डिलीवर किया जाए छोटे छोटे बैचेस में, ताकि क्विक सक्सेसेस अचीव हों, और जो चीज बन रही है, जो जो मतलब जिसके लिए बन रही है, उसको भी कोई दिल में तसल्ली हो कि अच्छा इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया। मतलब ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट के एंड की डेट का इंतजार करता रहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, जब हो जाएगा तो ये हम जो बता देंगे। आपको जो जो हो रहा है वो आपको मिल रहा है,
और वो इस हालत में मिल रहा है कि वो यूजेबल हालत में मिल रहा है। उस हद तक आप फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने टेलीफोन सर्विसेज देनी है, आपने कहा जी इस टेलीफोन सर्विस जो हम दे रहे हैं इसके अंदर अल्टीमेटली 100 फीचर होंगे, लेकिन डे वन से हम आपको एक फीचर के साथ हम आपको टीवी अपना टेलीफोन इंस्टॉल करके दे रहे हैं, और फिर जनाब 2 महीने के बाद हम आपको 4 फीचर और डाल देंगे, फिर ये डाल देंगे, वो आप पीछे से बनाते जाते हैं, एक्टिवेट करते जाते हैं और डिलीवर करते जाते हैं। तो कस्टमर का आप देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल ऑटोमेटिकली वो आपके साथ साथ चल रहा है और उसकी सेटिस्फेक्शन आपके साथ चल रही है। इट एम्फसाइजेस द स्पीड, एक तो काम तेजी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है, एफिशिएंसी के साथ हो रहा है ऑफ डेवलपमेंट वर्कफ्लो। तो इसमें जनाब जो कनेक्शन हमारा स्टेक होल्डर के साथ है वो कॉन्टिन्यूस है। कस्टमर अगर आपने जो फीचर दिया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसी वक्त बोलेगा, शिकायत करेगा, कंप्लेंट करेगा, और ताकि आप उस चीज को अगर फौरी तौर पे अगर गड़बड़ है कोई तो फौरी तौर पे उनको रिपेयर करें, और अगली साइकिल के अंदर, अगले आइट्रेशन के अंदर आप उन्हें कहें ये लें जी ये चीज ठीक कर दी हमने। उसको इंतजार ही ना कराएं, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड होगा। इट रिलाइज ऑन रैपिड एंड रिलायबल फीडबैक बिटवीन द प्रोग्रामर्स एंड द कस्टमर। जो लोग बनाने वाले हैं और जिन लोगों ने इस्तेमाल करना है, उन दोनों के दरमियान का एक चैनल खुला हुआ है, उनको वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन में है, और अगर कोई चीज, कोई सर्विस ठीक नहीं है तो वो फौरी तौर पे वो पता चल रहा है। मेरा ख्याल ये है जाती तौर पे कि आपके यहाँ गालिबन ये सबसे बड़ी कमी है। बेशक आपका कस्टमर सपोर्ट का मैकेनिज्म है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की कस्टमर सपोर्ट की सर्विसेज देने वाले इदारे हैं, वो बस फैशन के तौर पे कस्टमर सपोर्ट बना दी है, काम बिल्कुल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं होता। खैर उसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं और आप लोग खुद समझदार हैं, आपको अंदाजा होगा कि ये कुछ हमारी नाअहलियां हैं, कुछ हम चशमपोशियां करते हैं जिसकी वजह से ये चीजें गड़बड़ होती हैं, वरना काम तो वही है जो हमारा डेली वर्क है। तो आपको अगर फीडबैक आ रही है तो भाई उस फीडबैक को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रोजाना कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं पीटीसीएल को, तो क्या वो ये एनालाइज नहीं कर सकते कि वो कौन से फीचर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं? भाई वो जगह है जहां दुरुस्तगी रिक्वायर्ड है, आप उसको इंप्रूव कर लें। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ लीन जो है वो हमें ये ही प्रोवाइड करता है, एक लिंक। फिर जनाब लीन uses the idea of work product being pulled via customer request। ये पुल और पुश का जो फिलॉसफी है ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय पुलिंग वाया कस्टमर रिक्वेस्ट? वर्क प्रोडक्ट पुल कैसे होती है? जी जहांगीर तारिक साहब। जहांगीर तारिक साहब, सर जी आप लोग मौजूद रहें यहाँ पर। जो लोग जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, मैं मानता हूं कि हो सकता है आप कोई और काम में बिजी हों या कोई ऐसी चीज हो, लेकिन फिर भी क्लास टाइम में आपको कम से कम इंटरेक्ट करना होगा। बाकी सब लोग कर रहे हैं ना, ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया। जी और कौन बताएगा? शबाना इकराम, आपका क्या ख्याल है? पुल का क्या मतलब है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे ख्याल में ये एक फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि कस्टमर सपोर्ट में एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो हम वहां से इंफॉर्मेशन पुल करें एक ऑटो साइकिल के थ्रू, वो फिर आगे पुश करे सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। शायद ये एक ओके फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात हो रही है इस लीन ओके, मैं पहले आपको ये वाजे कर दूं कि पुल और पुश का फर्क क्या है। पुल का मतलब ये होता है कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं उठा लूंगा काम, जब मुझे जरूरत नहीं है तो मैं काम को टच नहीं कर रहा। मतलब मैंने कहा था
उतना ही मुंह में डालें जितना चबा सकते हैं। अगर आपके क्यू में 10 काम पड़े हुए हैं और आपकी अहलियत एक वक्त में 2 या 3 कामों से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते, तो बाकी 7 काम वेट में पड़े रहें। उनको आप बिला वजह किसी प्रेशर में आके उनको भी शुरू करने की कोशिश ना करें। अगर मैंने 3 के बजाय 6 काम उठा लिए तो वो 3 भी नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पुल वाली फिलॉसफी होती है, ये होती है कि वहां से काम, जब मेरे पास से इसको कहते हैं जी वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट कर दिया जाए। अगर मुझे पता है मेरी टीम की सलाहियत क्या है कि वो 3 से ज्यादा काम एक वक्त में हैंडल नहीं कर सकती, तो उसका वीआईपी की लिमिट लगा दी जाती है 3। एक वक्त में वो 3 काम उठा लिए, जब तक इन 3 में से कोई एक भी काम खत्म नहीं होता तब तक चौथा काम नहीं एंटर होगा। मैं उस वक्त चौथे काम को पुल करूंगा जब मेरा एक काम, इन ऑनगोइंग 3 कामों में से एक काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं चौथा काम नहीं पुल करूंगा। पुल करने की मतलब ताकत किसके पास? वर्कर के पास है, काम करने वाले टीम के पास है कि वो चौथा काम सिर्फ तब उठाएंगे जब वो एक काम कंप्लीट कर ले। और पुश करने का मतलब ये है कि वो पीछे से बैठा हुआ एक आदमी आपकी तरफ धक्का दिए जा रहा है कामों को, और हर 2 मिनट बाद एक नया काम आपके अंदर आ जाता है। तो ये पुल नहीं है। लीन एडवोकेट करता है पुल फिलॉसफी को। अगर आप फीचर बाय फीचर पुल करते जाएंगे तो प्रोडक्ट डिलीवर भी करते जाएंगे साथ साथ। आई होप ये बात समझ आई होगी जी आपको, शबाना। जी बिल्कुल सर, आगे सर ये पुल वाली बात सर दोबारा रिपीट करना चाहिए। सर मैंने ये बताया, आपको याद होगा वो मैंने एक चार्ट बताया था। एजाइल में जब हम काम करते हैं ना, तो उसमें होता है कि एक होता है टू डू, ये एक लिस्ट होती है कि ये काम हमने करने हैं। जैसे आप घर में नहीं टू डू लिस्ट बनाते कि आज शॉपिंग करनी है, सब्जी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी काम हैं उनकी एक टू डू लिस्ट बना ली जाती है, और फिर उनमें से आप कुछ काम उठाते हैं और उनको शुरू कर देते हैं काम करना। ये जो काम हो रहे होते हैं इनको आमतौर पे हम कह रहे होते हैं, कहते हैं कि जी डूइंग। टू डू वो काम है जो अभी करने हैं, डूइंग वो काम है जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, और डन वो काम है जो मैंने मुकम्मल करके भेज दिए। तो 3 कॉलम्स बने हुए हैं, पहला है टू डू, दूसरा है डूइंग, और तीसरा है डन। अच्छा, अब जो एजाइल का ये मेथड है, एजाइल में मुझे कहता है कि जनाब आप सारे काम इधर रख लें और इधर से काम भेजते जाएं, और वो करता जाएगा और आगे पास ऑन करता जाएगा, और जो डन होते जाएंगे वो डन में चलते जाएंगे। लेकिन जहां कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब हम लीन को अप्लाई करते हैं एजाइल के साथ, तो वो कहता है कि भाई तेजियां तो तुमने दिखा दी, ये जो टू डू डूइंग डन करके तेज तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप शायद इस जगह पे एफिशिएंसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जितना काम करना चाहिए उससे ज्यादा ओवरलोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी जा रही है। मतलब ये एक वेस्ट है आपके प्रोसेस का, जिसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इसके लिए उसने कहा लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस। वो जो डूइंग वाला काम था उसको उसने कहा डूइंग का नाम चेंज कर दो, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और इसके ऊपर एक लिमिट लगा दो टीम की जो सलाहियत है उसके मुताबिक कि हम 3 काम एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। अब हम कभी भी किसी भी वक्त प्रोजेक्ट की लाइफ में 3 से ज्यादा काम एक वक्त में हैंडल नहीं करेंगे। जब हमारे पास लोड कम होगा, एक काम खत्म हो जाएगा, तब हम वेटिंग लिस्ट से जो हाईएस्ट वैल्यू का नेक्स्ट आइटम है उसको पुल कर ले। ये बात समझ आई आपको? किसने पूछा था जी ये सवाल? मैंने पूछा था सर। जी जनाब, बात समझ आई? जी समझ आ गई। मतलब आप कह रहे हैं कि पुल इज लाइक टू डू लिस्ट हमारी? नहीं, टू डू नहीं है, ये डूइंग वाली है। पुल जो है ये डूइंग करता है, और मैंने डूइंग का नाम बदल के उसको कह दिया
वर्क इन प्रोग्रेस। और लीन का असूल है, क्या असूल है? लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। जो दरमियान वाला खाना है वो है वर्क इन प्रोग्रेस, और लीन कहता है कि इस काम को लिमिट कर दो अपनी सलाहियत के मुताबिक। इससे ज्यादा काम नहीं उठाए जाएंगे किसी भी एक वक्त। ये लिमिट द वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम लिमिट कर देते हैं तो पुलिंग शुरू हो जाती है। मतलब हम सिर्फ 3 ही काम कर रहे होंगे, जो ही कोई एक काम खत्म होगा तो हम टू डू लिस्ट में से एक काम और उठा के ले आएंगे। फिर कोई और काम खत्म हो गया तो फिर हम एक और काम उठा के ले आएंगे। और लाजमी बात है, ये तो आपको पता ही है कि जो काम हम उठा के लाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, वो काम उधर से वैल्यू में हाईएस्ट टॉप पे होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू आइटम ही हम कर रहे हैं, लेकिन एक तमीज के साथ, एक तरतीब के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। जी जनाब, क्लियर हो गया मोहित? एनीवन एल्स हैज एनी डाउट अबाउट इट? पुल वाली फिलॉसफी आपको समझ आ गई? पुल एंड पुश का मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपको कोई खत लिखता है तो डाकिया घर आपके वो खत छोड़ के जाता है। मतलब किसी ने खत आपको पुश कर दिया, अब वो आप तक पहुंच जाएगा। वो चीज जो आप तक पहुंचे वो आप तक पुश होके आई है। मिसाल के तौर पे ईमेल आपके ईमेल बॉक्स के अंदर खुद ब खुद आ जाती है, फिर आप उसको पढ़ लेते हैं। मतलब जिसने लिखनी थी वो लिख के उसने भेज दी, राइट? तो अब आपके वो मेल बॉक्स में पुश हो गई है, अब आपने उसको जब खोलेंगे तो पढ़ लेंगे। पुल का मतलब ये है कि जो खबर है वो आपके घर नहीं पहुंची, लेकिन किसी ऐसी जगह पे रख दी गई है जहां से पब्लिकली कोई भी देख सकता है और आप उस जगह को अक्सर देखते हैं। मिसाल के तौर पे खबरें इज अ पुल काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म। खबरें हर वक्त टीवी पे आ रही हैं, रेडियो पे आ रही हैं, मगर आप नहीं सुन रहे तो आप नहीं खबर को पुल कर पाएंगे। लेकिन जो ही आप उसे सुनेंगे तो खबर पुल हो जाएगी। और मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू सी द नोटिस बोर्ड डेली, और बार बार उनको देखना चाहिए कि कोई नया नोटिस तो नहीं लग गया, कोई नई खबर तो नहीं है। सो दे विल पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। नोबडी इज गोइंग टू टेल देम कि भाईजान अब आपने असाइनमेंट इस तारीख को नहीं, इस तारीख को जमा करानी है। उन नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया है। स्टूडेंट की अपनी जिम्मेदारी है कि वहां जाए और वहां से वो इंफॉर्मेशन पुल करे और उस पर एक्शन करे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी एक सेंट्रल जगह पे रख दी जाती है, किसी एक बुलेटिन बोर्ड पे रख दी जाती है, या फेसबुक को देख ले लीजिए, वो भी एक तरह की पुल काइंड की सर्विस है। आप जब अपने अकाउंट में वहां लॉग इन होते हैं तो फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह और ये जो भी इस तरह की सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, उनको उनसे इंफॉर्मेशन पुल करते हैं। तो ईमेल जो है वो पुश है और ये इस तरह की सर्विसेज पुल है। ओके जी, आगे चलते हैं। It focuses decision-making authority and ability on individual and small team। ये बात भी मेरा ख्याल है एम्पली डिस्कस हो गई है कि हमने डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी और एबिलिटी ऊपर के लेवलों से उतार के वर्कर लेवल तक पहुंचा दी है। मतलब डेलीगेशन कर दी है, एम्पावरमेंट कर दी है। अब फैसले उनके हैं जिन्होंने काम करने हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है इस तरह से करना, लेकिन जो करते हैं वही इसका फायदा भी रीप करते हैं। जहां आप ब्यूरोक्रेसी को पालते रहेंगे वहां पे ऑटोक्रेसी आ जाती है कि जो बंदा बॉस है वो कहता है मेरे हुक्म के बगैर सुई भी नहीं हिलेगी। अब वो क्या कर रहे हैं, इतने बड़े इदारे में एक आदमी के फैसले के ऊपर रुक गया सारा कुछ। छोटे से छोटा फैसला वो लेगा। भाई अगर तुम ये डेलीगेट कर देते, मिसाल के तौर पे पीटीसीएल में अगर जो से के ऐसे फैसले नेशनल लेवल पे जो नहीं लेने की जरूरत, उनको सूबाई लेवल पे या जो भी आपका डिपार्टमेंटल लेवल पे लिए जा सकते हैं,
वो डिपार्टमेंट हेड को दे दो। जो डिपार्टमेंट हेड के नीचे के फैसले हैं वो आगे नीचे डेलीगेट कर दे। और इस तरह जब डेलीगेशन नीचे की तरफ जाएगी तो आपकी फिक्रें भी कम हो जाएंगी। एतबार चाहिए, और उसके लिए आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम जरूर बना सकते हैं। क्या आया कि लोग जो हैं आपके एतमाद को धोखा तो नहीं दे रहे, वो एक अलग चीज है, और उसकी इंश्योरेंस करने का तरीका मौजूद है, ऑडिट्स किए जाते हैं, उसका मैकेनिज्म होता है, वो जरूर आप अप्लाई करें। लेकिन कोई बहुत ज्यादा बारीक बीनी के साथ जासूसी ना शुरू कर दें, क्योंकि वो फिर जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन हायरार्किकल फ्लो, वो जो आपको मैंने बताया था ना कि ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव जो मैकेनिज्म है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उससे ये मेथड कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, ये भी हम समझ गए। Concentrates on the efficiency of the use of team resources, trying to ensure that everyone is productive as much of the time as possible. जब आपने एक टीम को एम्पावर कर दिया हुआ है तो वो टीम खुद जिम्मेदार है जो लोग काम सही नहीं कर रहे उनसे काम करवाने की। ठीक है ना जी? क्योंकि अब ये टीम परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। हम जब इंडिविजुअल की रिपोर्टें लिखना शुरू करते हैं, जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नोट करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। ये तो बिल्कुल उल्टी फिलॉसफी है। आप कहें ये बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी। भाई टीम को काम करने दें। अगर वो गंदे लोगों को भी साथ पालना चाहते हैं तो पाल लें, हमें तो काम से मकसद है। अगर टीम ओवरऑल वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रही है तो जो क्रेडिट है वो उस टीम का है। लेकिन अंदरूनी तौर पे कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि उनकी परफॉर्मेंस किसी एक नाअहल बंदे की वजह से खराब हो। वो उसे कब तक पालेंगे? अल्टीमेटली टीम ही ऐसे बुरे एलिमेंट्स को अपने से निकाल के उगल देती है, और इस तरह टीम या तो डेवलप होती है और या बुरे एलिमेंट्स को बाहर फेंक देती है। तो अल्टीमेटली वो खूब से खूब तर एनहांस और इंप्रूव होती चली जाती है। इट कंसंट्रेट्स ऑन कंकरेंट वर्क, जो साइमल्टेनियसली आप काम कर रहे हैं, एंड द फ्यूएस्ट पॉसिबल इंट्रा टीम वर्क फ्लो डिपेंडेंसीज। मतलब इंटर टीम तो चले ठीक है, टीम के अंदर जो आपने काम करना है वो तो आपने मिलजुल के करना है, लेकिन एक टीम दूसरी टीम के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगी। हर टीम एक यूनिट होगी, अपना अपना काम कंसंट्रेटेड तरीके के साथ वो करेंगे। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि इंट्रा टीम कम्युनिकेशन हो नहीं सकती, मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो होगी तो सही, लेकिन कम अज कम जरूरत पड़ेगी। हर टीम बजाते खुद एक कैप्सूल है काम का, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जहां पे नेसेसरी होगा, ओनली वेयर नेसेसरी, वहां पे वो दूसरी टीम के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। उससे मना हमने कोई नहीं किया। लेकिन ऐसा ना होना कि आपकी टीमें, 2-3 टीमें एक दूसरे के साथ हाईली कंफ्यूजिंग अंदाज में मिली हुई हों, कुछ समझ ही ना आता हो कौन सा किस टीम से ताल्लुक रखता है। टीमों को डेवलप भी ऐसे किया जाए कि वो एक खास काम के लिए एक खास टीम हो, और वो अपना काम जो है वो अपने कैप्सूल के अंदर रह के कर सके। Strongly recommends that automated unit tests be written at the same time the code is written. ये बड़ी मजेदार बात है। ये सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आप लोग इसको टेलीकम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिस फीचर को प्लान कर रहे हैं, उस फीचर को कैसे चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा या रिव्यू किया जाएगा, वो पहले से लिख के रख लें कि हमने क्या क्या चीज देखनी है, ताकि जब प्लानिंग हो तो प्लानिंग शुड बी अराउंड दोज थिंग्स, कि जो चीजें चेक होनी है, जो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, जो कस्टमर मांग रहा है, कस्टमर के जो फीचर रिक्वायर्ड हैं, वो उनके अराउंड प्लानिंग हो। फालतू किस्म के कोई काम ना हम करते रहें। ये वेस्ट भी था आपका। हमने कहा था ना, ओवर प्रोडक्शन, अननेसेसरी चीजें प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ओनली प्रोड्यूस व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, बात खत्म, एंड फोकस ऑन दैट। तो टेस्टिंग आपकी सिर्फ उन चीजों की होगी जो प्लानिंग सिर्फ उन चीजों की होगी
जिनके आपने टेस्ट बना के रखे हैं, और टेस्ट किसके बना के रखे हुए हैं? जो फीचर्स आपने देने हैं उन्हीं के आपने टेस्ट बना के रखे हुए हैं, और उसी के मुताबिक आपका प्लान होगा और उसके तरह से आप चले। ओके जी। अब जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जिस तरह मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई, सॉफ्टवेयर का लफ्ज बीच में से निकाल दें, आपको कंफ्यूज करेगा। ये बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये 7 वही पॉइंट है: एलिमिनेट वेस्ट, एम्पावर टीम, डिलीवर फास्ट, ऑप्टिमाइज द होल, बिल्ड क्वालिटी इन, वो जो हमने कहा था वो बिल्ड इंटेग्रिटी इन, और डेफर डिसीजंस, वो जो एज लेट एज पॉसिबल, और एम्पलीफाई लर्निंग। ये वो 7 चीजें। आगे चलते हैं जी। अब आ जाइए वही जो मैं बात कर रहा था, कैनबैन इज अ मेथड विद इन लीन। अब जो एजाइल में हम इसको टास्क बोर्ड कहते हैं, और उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें हम कहते हैं टू डू, डूइंग और डन, 3 कॉलम बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम लीन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैनबैन इस्तेमाल करते हैं, तो कैनबैन एक टूल है जिसका मतलब है साइन बोर्ड। मतलब जैसे हम एजाइल में इस चार्ट को टास्क बोर्ड कहते हैं, इस तरह कैनबैन में इसको साइन बोर्ड कहते हैं या बिल बोर्ड कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका ताल्लुक आपने पढ़ा होगा जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन से था, कि जिस चीज की जब जहां जरूरत हो तभी वो प्रोड्यूस की जाए, बिला वजह ना प्रोड्यूस की जाए, वही वेस्ट बचाने के लिए। तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या हम सही तरीके के साथ उतना काम ही करें जितना हम कर सकते हैं। तो ये डूइंग वाला जो कॉलम है, इसको फिर हम कहना शुरू कर देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। तो ये जो बंदा था जिसने इसको कैनबैन को जन्म दिया, उसका नाम था ताइची ओनो, और ये वो बंदा था जिसको अभी हमने पहले भी पढ़ा कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का फादर था। और ये उनका प्रॉब्लम था ना जी, कि गाड़ी बनाते हुए इसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, वेस्ट कैसे रिमूव किया जाए। तो हाँ, मैंने शायद ये आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि गाड़ी बनाने में पहले टोयोटा वाले क्या करते थे, एक जगह पे गाड़ी का ढांचा रखते थे और उसी के गिर्द फिर वो बंदे बैठते हैं, कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके गिर्द ही घूमते जाते थे और वो चीज गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि हर बंदे को कितनी एफर्ट करनी पड़ती है और कितने रोज लोग रास्ते में आते हैं, उसके काम में हर्डल्स हैं, कई लोग हैं, एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं, ये फारिग हो तो मैं शुरू करूं अपना काम, दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट कार, पता नहीं फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स। अब इन्होंने क्या किया, ये ताइचो ओनो के इस सिस्टम को बनाने के बाद, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के सिस्टम को, कि उन्होंने गाड़ी का जो बेसिक फ्रेम है वो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगा दिया और बंदों को लाइन में खड़ा कर दिया कन्वेयर बेल्ट के साथ। जहां जहां वो गाड़ी जाती थी वहां पे एक माहिर खड़ा होता था जिसने वो वाला काम करना होता था, वो अपना काम करता था, गाड़ी आगे कन्वेयर बेल्ट पे चली जाती थी, अगला बंदा अपने टूल्स लेके बैठा होता था, एंड एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर गाड़ी आके रुकती थी, वो उस पेज को टाइट करता था और उस तरह करते करते वो गाड़ी आगे तक निकल जाती थी। और इस कन्वेयर बेल्ट में एक ढांचे से लेकर वो गाड़ी फुल फ्लेज फंक्शनल कार की हालत तक पहुंच जाती थी, और लोगों को फिजिकल मूवमेंट कम अज कम करनी पड़ती थी, और जितनी भी एफर्ट करते थे वो बिल्कुल उतनी होती थी जितनी रिक्वायर्ड है, फालतू की मूवमेंट्स कोई नहीं होती थी। तो उन्होंने वो वेस्ट रिमूव कर दिया। बल्कि बाद में इन्होंने ये यहां तक कर दिया, उन्होंने कहा कि गाड़ियां बना के फिर हमें पोर्ट पे ले जानी पड़ती हैं, शिप में लोड करानी पड़ती हैं, तो ये भी एफर्ट बीच में, ये भी वेस्ट रिमूव करो। उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री समुद्र किनारे ही बना दी, और कन्वेयर बेल्ट शिप के अंदर जाके खत्म होती थी, मतलब गाड़ी बनते ही शिप के अंदर लोड हो जाती थी। मतलब गाड़ी बन गई, वो उस वक्त कन्वेयर बेल्ट उसे पहुंचा देती थी बिल्कुल शिप के पास, और वहां से उसको शिप में ट्रांसफर कर दिया जाता था। गाड़ियां बनती जाती थी, शिप में ट्रांसफर होती जाती थी, और शिप्स लाइन में लगी हुई थी। जो ही ये शिप फिल होती थी, अगली शिप आके लगती थी, उसमें गाड़ियां लोड होनी शुरू हो जाती थी, और इस तरह से ये सिस्टम चलता था। और इसमें बे इंतहा जिसे कहते हैं कि एफिशिएंसीज उन्होंने
इंक्रीज की जस्ट इन टाइम की फिलॉसफी के तहत। ये जनाब कैनबैन बोर्ड की जरा मॉडर्न फॉर्म है। जो सारा आपका प्रोडक्ट का बैकलॉग होता है वो हम पहले एक शुरू में रख देते हैं, फिर उनमें से जो काम हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा हाई वैल्यू के जो 2-3 काम हैं वो हम सिलेक्ट करके रख लेते हैं, और जो फिर ये डेवलप वाला पोर्शन है ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें हम ऑनगोइंग वर्क से के यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस 2 के ऊपर लिमिट है, तो 2 काम उठाता है, उनको करता है। जो काम जो ही एक काम आगे जाएगा पीछे से एक काम उठा लेगा, और वो जो बैकलॉग वाला है वो एक काम और यहाँ पे भेज देगा। तो सिलेक्टेड में हमेशा 3 या 4 काम पड़े होंगे, और इस तरीके के साथ ये चीज आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, जो डन हो जाता है, डन के बाद फिर उन्होंने टेस्टिंग भी शामिल कर दी। उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो फिर हर आइटम जो यहाँ डन हो चुका है उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो, और फिर अल्टीमेटली उनको फिर डिप्लॉय कर दिया जाए, मतलब डिलीवर कर दिया जाए। तो ये जनाब कैनबैन का जरा ज्यादा मुफस्सिल किस्म का बोर्ड है। अच्छा जी, यहां तक कैनबैन की हद तक बात समझ आई है? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन जी इन बोर्ड्स के, साइन बोर्ड या टास्क बोर्ड जो हैं इनके बारे में अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो बताइए। जुनेद साहब, जुनेद अहमद कांजू साहब, कैन यू एक्सप्लेन ये क्या है कैनबैन? जुनेद साहब आपका जवाब नहीं आ रहा। जुनेद अहमद कांजू साहब। अच्छा सर, वो कैनवैन का सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपने कन्वेयर बेल्ट वाली एग्जांपल समझाई थी वो तो समझ आ गया। ये वाली जो सामने वाली स्लाइड है ना, काइंडली जरा ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि जरा कॉल आ गई थी तो आई वाज ऑन द कॉल। असल ये में वाली जो स्लाइड है सामने, ये तो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। असल में ये वाली स्लाइड है, तीन डब्बे बने होते हैं, 3 खाने बने होते हैं। बैकलॉग या टू डू जिसे आप कहते हैं, डूइंग जिसको मैं वर्क इन प्रोग्रेस कह रहा हूं, और डन जो काम हो गया। अभी इसी को उसने फर्दर एलेबोरेट किया। उसने बैकलॉग के भी 2 हिस्से बना दिए। उसने कहा बैकलॉग में तो सारा काम पड़ा हुआ है ना, सारा काम पड़ा हुआ है ना बैकलॉग में। वो कहते हैं कि बैकलॉग का एक और खाना बना लो, उसका नाम रख दो सिलेक्टेड। उनमें से जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के आइटम्स हैं उनको सिलेक्टेड में वेटिंग लिस्ट में डाल दो। मतलब ये वो वेटिंग लिस्ट है जहां से वर्क इन प्रोग्रेस ने पुल करना है, तो ये सिलेक्टेड में से पुल करेगा। और वर्क इन प्रोग्रेस में इस वक्त 2 काम है। लेट अस एज्यूम कि इसकी जो लिमिट है वो 2 है। अच्छा, अब यहां पे क्या किया उसने किया कि जब वो काम कोई हो जाता है तो वो डन में चला जाएगा। इसका मतलब है कि एक काम डन में होगा, 2 काम ऑनगोइंग में होंगे। टोटल लिमिट उसने रखी है 3 की, और वही 3 काम उसने कहा जी क्योंकि मेरी वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट 3 थी तो मैं सिलेक्टेड में भी बैकलॉग से 3 ही काम लाके रखता हूं। ये रेडी टू वेट है, इनमें से 2 काम होंगे जब एक जब डन में चला जाएगा तो फिर ये एक और पिक कर लेगा। और इस तरह ये जो डेवलप वाला पोर्शन है इसमें एक वक्त में 3 काम रह सकते हैं। एक्सेप्टेंस जो है, यहाँ पे जो काम डन हो गया है उसको चेक करवाया जाता है, उसकी टेस्टिंग या चेकिंग की जाती है, जिसको आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी एक्सेप्टेंस होगी, और जब चीजें जो एक्सेप्ट होती जाएंगी वो आखिर में इधर जहाँ पे डिप्लॉय में रखते जाएंगे, और जब एक रिलीज बन जाएगी तो ये डिप्लॉय कर दी जाएगी, मतलब कस्टमर को शिप कर दी जाएगी। आई होप बात समझ आई होगी। जी सर ठीक है, थैंक यू। और जी और किसी को कोई इसके बारे में शक तो नहीं है? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करें इसके ऊपर, कैनबैन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर देखें और मुख्तलिफ आर्टिकल्स को देखें कैनबैन कैसे कैसे बनता है। और मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो बातें हमने पढ़ी हैं
इसको हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज कैनबैन में आप समझते हैं कि आपने जो बातें मैंने बताई हैं उनके अलावा कोई बात अगर आप लर्न करते हैं तो वो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगली क्लास तुम्हारा आपकी असाइनमेंट ये है कि कैनबैन बोर्ड के ऊपर आप थोड़ा मजीद रिसर्च करें और मुझे बताइएगा कि कैनबैन बोर्ड में और क्या कुछ होता है और क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। अगला जो मेथड है वो कहलाता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब ये ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉन आईटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप इस बात को जहन में रखिए कि इसको समझना है, देखना है, और इसमें से जो अच्छी चीजें हैं और जो हम अप्लाई कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, कंस्ट्रक्शन में या किसी और एरियाज में, उसको हम इसको हम टेलर कर सकते हैं उसके हिसाब से। क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग के हवाले से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे कोडिंग, फिर जनाब उससे ऊपर पेयर प्रोग्रामिंग, फिर यूनिट टेस्टिंग, फिर पेयर नेगोशिएशन, फिर स्टैंड अप मीटिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट, फिर आइट्रेशन प्लान, और आखिर में पता नहीं क्या था वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप अगर गौर कीजिए तो ये ऐसा हो रहा है कि चीजें खुल रही हैं। कोडिंग प्लानिंग थी, कोडिंग बेसिकली प्लान है, उसके ऊपर पेयर प्रोग्रामिंग है, दो बंदों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया, फिर उसकी यूनिट टेस्टिंग की, फिर उसके ऊपर नेगोशिएशन हुई, फिर स्टैंड अप मीटिंग हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप ये देखते हैं ये ओनियन के जैसे वो लेवल्स होते हैं, उसके ये खुल रहा है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका खुल रहा है। और अगर आप गौर कीजिए तो हर एक एक्टिविटी जो है, आप मिनिमल टाइम जो है वो आपकी पेयर प्रोग्रामिंग लेती है, और यूनिट टेस्टिंग जो मिनट्स में टाइम लेती है, पेयर नेगोशिएशन आवर्स में टाइम लेती है, स्टैंड अप मीटिंग डे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब स्टैंड अप मीटिंग डेली होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो कई दिनों बाद होती है, आइट्रेशंस कई वीक्स बाद होती हैं, और जो अल्टीमेट डिलीवरी है वो कई मंथ्स के बाद होती है। तो मतलब ये है कि ये ओनियन के लेवल्स की तरह छोटे से बड़ा ये चलता है, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये मेथोडोलॉजी है विच इज इंटेंडेड टू इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं, हम उस लेवल पे इंप्रूवमेंट करके वापस जा सकते हैं। इट एडवोकेट्स फ्रीक्वेंट रिलीजेस in short development cycles, which is intended to improve productivity and introduce checkpoints where new customer requirements can be adopted. किसी भी लेवल के ऊपर हम नई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वहां से हम आगे का काम शुरू कर सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था ना, स्प्रिंट चलते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे ये स्प्रिंट के अंदर ही हो रहा है ये सारा कुछ। ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तक की जितनी चीजें हैं, ये बुनियादी तौर पे जो स्क्रम के हवाले से मैंने आपको एक स्प्रिंट या आइट्रेशन बताई थी, ये सब उस आइट्रेशन के अंदर हो रहा है। उस एक आइट्रेशन की एक्सेप्टेंस के अंदर स्टैंड अप मीटिंग डेली है, उसके अंदर जो डेली का वर्क है, डेली के वर्क के अंदर का वर्क है, ये वो बारीक 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 काम उस तरह से बन रहा है। ओरिजिनली कैन बेक, जो कि एजाइल मैनिफेस्टो का भी खालिकों में से एक है, has emerged as one of the most popular and controversial agile methods. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को XP भी कहते हैं कि ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली। अब ये जो डिसिप्लिन का लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है, अब जो लेटेस्ट मेथड आ रहा है आजकल, उसको हम डिसिप्लिन्ड एजाइल कहते हैं। उसका एज सच XP से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम था, वो ओवरऑल एजाइल का एक मुनज़्ज़म तरीका बनाया गया है, और उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बनाया गया बल्कि फॉर ऑल अदर प्रैक्टिसेस आल्सो। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या प्रमोट करती है कि कस्टमर हर लेवल पे इन्वॉल्व है। वो जो मैंने आपको एक ओनियन सा दिखाया था, हर लेवल पे कस्टमर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। रैपिड फीडबैक साइकिल है,
कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग हो रही है, हर दफा आपने देखा कि वो आखिर में उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है, कॉन्टिन्यूस प्लानिंग हो रही है, और क्योंकि डेलीगेशन है तो क्लोज टीम वर्क है। आप ये देखेंगे और ये मानेंगे कि जो हम स्क्रम में भी ये सभी कुछ हमें मिलता है, लेकिन तरीका कार जो अप्लाई करने का है वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जरा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये तमाम बेनिफिट्स जो हैं ये बुनियादी तौर पे स्क्रम के अंदर आए हैं, ये इसी की वजह से आए हैं। ये इन्हीं चीजों से लर्न करके स्क्रम की जनरलाइज्ड वो चीजें हमें मिली हैं। और ये सब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर एट वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। मतलब जल्दी जल्दी हम चीजें डिलीवर करना चाहते हैं, टिपिकल 1 से 3 हफ्ता। मतलब ये 1 से 3 हफ्ते क्या हुआ, ये असल में अपनी आइट्रेशन का या अपने स्प्रिंट का साइज बता रहा है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में 1 से 3 हफ्ते का स्प्रिंट होता है, जबकि स्क्रम के अंदर हम स्प्रिंट को कह रहे हैं कि वो 2 से 4 या 2 से 6 हफ्ते तक भी हो सकता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है क्या जी? दिस इज ओरिजिनल रेसिपी विच इज बेस्ड ऑन 4 वैल्यूज थी कि काम सिंपल करो, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, और आप इनिशिएटिव करेज होनी चाहिए कि आप इनिशिएटिव ले सकें। द ओरिजिनल एक्सपी रेसिपी जो थी उसमें बहुत सी चीजें इस्तेमाल की जाती थी, जो कि कुछ तो अभी भी इस्तेमाल होती हैं, कुछ जो हैं उनको गैर जरूरी हो गई हैं, कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए हैं। तो इनमें से जो डिफरेंट टूल्स हैं, एक चीज थी प्लानिंग गेम। प्लानिंग गेम का मतलब है कि जो हम एस्टिमेशंस करते हैं कि अच्छा यार ये काम कितनी देर में होगा, या इस पे कितने रिसोर्सेज लगेंगे, या कितना टाइम लगेगा, तो एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अंदाजा लगाने का मैकेनिज्म है उसको वो डिफरेंट प्लानिंग गेम्स के थ्रू अप्लाई करते थे। इनका मैं जिक्र करूंगा आगे चलकर, प्लानिंग गेम्स का, कि इनके अंदर कौन कौन सी गेम्स हैं। फिर जनाब स्मॉल रिलीजेस में काम होता था, ये तो हम अभी भी करते हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, जो कि हम हर आइट्रेशन के स्क्रम के अंदर हर आइट्रेशन के एंड में हम हर फीचर की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कस्टमर से करवाते हैं। फिर चूंकि हमारा आइट्रेशन छोटा होता है तो डिजाइन भी सिंपल है। पेयर प्रोग्रामिंग जरा प्रोग्रामिंग रिलेटेड आइटम है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एक और मेथड है जो दरअसल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से निकला है, इसका भी सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है, इसको भी छोड़ दीजिए। रीफैक्टरिंग, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेट हम करते रहते हैं, जो जो चीज बनाते जाते हैं उसको इंटीग्रेट करते चले जाते हैं और डिलीवर करते चले जाते हैं, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टिव कोड ओनरशिप, या फॉर दैट मैटर हम अगर इसको ये कहना चाहें कि जो ओनरशिप काम की है वो टीम के ऊपर है, कलेक्टिवली वो टीम ओन करती है, किसी एक आदमी को हम ब्लेम नहीं करते, फिंगर पॉइंट नहीं करते कि इसने गलत किया। फिर कोई स्टैंडर्ड्स होंगे, इधर तो कोडिंग स्टैंडर्ड की बात की है, हम कोई एजाइल के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिनको हम फॉलो कर रहे हो। मेटाफॉर्स हैं, सस्टेनेबल पेस है कि हम कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं एक चीज, हम हर 2 से 3 हफ्ते बाद कुछ दे के जाते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी है। मेटाफोर को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, ये दो, रीफैक्टरिंग और मेटाफोर, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का एक चार्ट सा बना हुआ है, इसमें ये देखिए किस तरह से ये काम करते हैं। वो कहता है जी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है विद वन और मोर रिलीजेस, तो रिलीज की प्लानिंग करने के लिए मुझे यूजर स्टोरीज चाहिए होती है। मुझे याद होगा आपको, यूजर स्टोरीज मैंने कहा था कि ये वो फीचर्स हैं जो कस्टमर ने बताए हैं या कस्टमर से हमने एलिसिट किया है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाए तो आपको याद होगा मैंने अभी कहा था कि उसका टेस्ट भी लिख लें। तो जो रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट को कैसे टेस्ट किया जाएगा ये प्लान करने से पहले सोच के रख लें, टेस्ट पहले से तैयार करके रख लें कि इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई चीज ऐसी प्लानिंग के दौरान या इस पूरे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट के दौरान कहीं पे कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और हमें उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम एक आर्किटेक्चरल स्पाइक की सूरत में, एक तजर्बे की सूरत में हम रिलीज प्लानिंग में लेके आते हैं, क्योंकि उस तजर्बे की नतीजे में जो सबक हासिल होंगे उससे हो सकता है कि रिलीज प्लानिंग का स्ट्रक्चर बदल जाए।
रिलीज प्लानिंग में हम कामों को डिफाइन करते हैं, मोटे मोटे हाई लेवल मोटे मोटे एस्टिमेट्स लगाते हैं, सिस्टम का ओवरऑल एक पिक्चर मेटाफॉर डेवलप करते हैं कि ये क्या बनना है, ओवरऑल प्लान जिसे आउटलाइन प्लान कह लें, और एक सिंपल डिजाइन आउटलाइन डिजाइन हम बनाते हैं। ये कहलाता है रिलीज प्लान। इसको हम फिर आइट्रेशन में ले जाते हैं और मुख्तलिफ फिर आइट्रेशन एक एक करके आइट्रेशन चलती हैं। हर आइट्रेशन में क्या होता है, हर आइट्रेशन का साइज उसने कहा जी 1 से 6 3 हफ्ते बताया था, 2 हफ्ते रख लिया। उसने कहा फर्ज करें 2 हफ्ते की आइट्रेशन है, तो आइट्रेशन की पहले प्लानिंग होती है, कस्टमर से आप मजीद क्लैरिफिकेशन मांगते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि आपको दिए गए हैं, उसको टास्क में कन्वर्ट करते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं। फिर उसका मेटाफोर जो सिस्टम लेवल का था उसको ब्रेक करके आप अपने इस लेवल पे लेके आते हैं, डिजाइन को और सिंपल बनाते हैं, आइट्रेशन प्लान डेवलप हो जाता है। अब इसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की इंक्रीमेंट चलती हैं और पेयर प्रोग्रामिंग, खैर कि मतलब मिलजुल के काम करना, आप ये समझ लीजिए पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट निकाल दें, आप वो जो एक टीम एफर्ट है ये इसको समझ लीजिए ये वो है। तो प्रोडक्ट की इंक्रीमेंट है, फिर उसकी ये नीचे जो बना हुआ है ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। यहाँ पे वो जो टेस्ट हमने टेस्ट सिनेरियोज लिखे थे उसके मुताबिक हर फीचर को यहाँ चेक किया जाता है, और अगर तो रिलीज विद मल्टीपल आइटरेशंस हैं तो फिर वो प्लानिंग के पास भेज दिया जाता है कि कोई प्लान अमेंड करने की जरूरत है, और रिलीज प्लान फिर नए स्पाइक्स को भी जन्म दे सकता है। वो रिस्क बेस्ड की कोई नया रिस्क राइज हो गया, जो चीजें हो रही हैं, जो हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, पता चलता है नया रिस्क कोई पैदा हो गया है, तो फिर उसके लिए भी हमें रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जो उसकी प्लानिंग होती है उसको स्पाइक कहते हैं, और जो डिजाइन या आर्किटेक्चर के हवाले से हमें कोई तजर्बा करना पड़ता है उसको हम आर्किटेक्चरल स्पाइक कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की है, लेकिन ये चीजें हम स्क्रम में भी और बाकी मेथोडोलॉजीज में भी इस्तेमाल करते हैं। खैर ये आइट्रेशन चलती रहेंगी, और जब ये सारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी, सिस्टम का अप्रूवल हो जाएगा, तो हम अपनी रिलीज कस्टमर को रिलीज डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है ना, पहली रिलीज, दूसरी रिलीज, तीसरी रिलीज, और अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपी की जो कोर प्रैक्टिसेस हैं उसमें जिस तरह आपने पहले कैनबैन के हवाले से देखा था, इसमें वो कहता है जी होल टीम की जिम्मेदारी है, प्लानिंग गेम्स का इस्तेमाल है, स्मॉल रिलीजेस में काम होता है, कस्टमर की टेस्टिंग होती है, कलेक्टिव कोड की ओनरशिप है, या जो भी प्लान आपका बनाया हुआ है उसकी कलेक्टिव ओनरशिप है टीम की। कोड या जो भी आप काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, सस्टेनेबल पेस होना चाहिए, मेटाफॉर्स होने चाहिए, एक बिग पिक्चर उसकी क्या है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, और अंदरूनी लेवल के ऊपर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, रिफैक्टरिंग है, सिंपल डिजाइन है और पेयर प्रोग्रामिंग है। तो मतलब इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पे अप्लाई करेंगी, कुछ नहीं करेंगी क्योंकि ये आईटी वाली हैं, लेकिन फिर भी हम इसको किसी न किसी हद तक अपने नॉन आईटी टाइप के सिस्टम्स में, टेक्निकल में, या आई मीन इवन इन टेलीकम्युनिकेशन, किसी ना किसी हद तक हम इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर जी, मैं यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की डिस्कशन को क्लोज करता हूँ। कल हम इंशाल्लाह यहीं से आगे इसको लेके चलेंगे, और यहाँ तक जो डिस्कशन हुई है इसमें अगर कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी बात है जो समझ ना आई हो तो आप पूछिए। सर एक फीडबैक देना चाहता हूँ मैं। जी जी प्लीज। आज के हमारे सेशन के अंदर हम लोगों ने रियल टाइम एग्जांपल्स प्लस हमारी टीम का इंटरेक्शन जो है वो हमने काफी बेहतर अंदाज में मैनेज किया। इससे हमें सिस्टम के जो कंसेप्ट्स होते हैं, बिकॉज सर्टनली हम सब लोग जो हैं वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं ना वो हमारे लिए ज्यादा काउंट करती हैं और हम उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग गेट कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने नेक्स्ट रिमेनिंग सेशंस के अंदर यही इसी तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो अगर आप कोट करेंगे तो हमारे लिए जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये चीजें इसी तरह से इंटरेक्टिव ज्यादा हो जाएंगी। शुरू में तो जरा थोड़ा ग्राउंड सेट करना होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स बताने होते हैं, इस वजह से आपको शायद लगा होगा कि इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं है। जी पूनमल, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। सर ये स्मॉल रिलीज थोड़ा ब्रीफ करेंगे, ये तो समझ नहीं आई ये क्या कौन सा जी? है स्मॉल रिलीजेस।
स्मॉल रिलीजेस का स्मॉल मतलब ये है रिलीज है कि या हम रिलीज, स्मॉल रिलीज। स्मॉल रिलीज, इसका मतलब ये है जी जी कि सर। हम पूरा प्रोडक्ट नहीं दे रहे बल्कि प्रोडक्ट को किस्तों में दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको वो फीचर बताया था ना कि आपने टेलीफोन लगा दिया है, उसे कहें जी इसमें 100 फीचर जी होंगे जी अल्टीमेटली साल बाद, लेकिन अभी आपको इसमें हम एक फीचर दे रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद हम इसमें 2 फीचर ऐड कर देंगे। अब कस्टमर को फोन तो मिल गया ना, उसने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया और उसको एक फीचर भी मिल गया, अगली रिलीज में उसको 2 फीचर और मिलने वाले हैं। तो ये वो रिलीजेज हैं जिसमें उसको वो फीचर डिलीवर होते जाते हैं, छोटी छोटी रिलीजेज हैं, और इससे कंसिस्टेंसी भी आ जाती है कि यार ये तो सस्टेनेबल है, ये तो मुसलसल काम कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट आ रहा है। ये नहीं क्या साल बाद बताएंगे कि हमने कुछ बनाया कि नहीं बनाया। तो कस्टमर थैंक यू को ये सर, थैंक यू। सेटिस्फेक्शन होती है कि मुझे तो साथ साथ डिलीवर भी हो रहा है। ठीक, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। इफ देयर नो मोर क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल हम 3 बजे फिर मिलेंगे और कल का सेशन इंशाल्लाह हम मजीद आगे चलाएंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से आगे। थैंक यू वेरी मच जी आप लोगों की पेशेंस के लिए और मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज।